नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रीट के फर्स्ट पेपर की एसएसटी की जो आंसर की है उसको लेकर, यानी सामाजिक विज्ञान के जो 60 प्रश्न थे उनके आंसर की को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी हमें अक्षांशों के बारे में असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन था, पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। यदि हम लोग ध्यान दें तो पृथ्वी पर टोटल 181 अक्षांश है। यानी यदि यह दिया हुआ होता कथन कि 181 अक्षांश है तब तो हमारा कथन बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ दिया है अक्षांश रेखाएं। तो इसमें से दो जो है रेखाएं वो बिल्कुल बिंदुवत है, यानी दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल बिंदुवत है। तो उसको यदि हम 181 में से माइनस करेंगे तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी 179। तो कथन नंबर एक ही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षांश रेखाएं दे रखी है जबकि 181 अक्षांश होते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए हम विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांशों की लंबाई में कमी होती है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो अक्षांशों का जो सर्किल है वो कम होता जाएगा और अंत में ध्रुवों पर जाके ये बिल्कुल बिंदुवत हो जाएगा। तो ऐसे में यह कथन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट कथन है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण हेतु अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो विभिन्न अक्षांश है उनके माध्यम से ही डिसाइड होता है कि किसी भी देश की जलवायु कैसी होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। फिर 66.5 डिग्री, इधर भी 66.5 डिग्री, यानी 66.5 से 23.5 के बीच जो क्षेत्र आता है उसको हम जानते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण के नाम से। और 66.5 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक दोनों दिशाओं में जो होता है उसको हम ना जानते हैं शीत कटिबंध के नाम से। तो ऐसे में किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण जो होता है वो अक्षांशों के द्वारा होता है, इसलिए हमारा कथन नंबर 4 भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कथन नंबर 1। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये भी कथन सत्य हो जाएगा। मानक समय रेखा का अन्य नाम ग्रीनविच मानक रेखा है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो है वो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच मानक समय रेखा भी कहते हैं। किसी भी स्थान की तिथि व समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन गति क्या कहलाती है। यानी पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर गति करती है, हमने देखा था कि पृथ्वी एक तो अपनी अक्ष पर गति करती है और दूसरा सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करती है। तो अपनी अक्ष पर जो गति करती है उसको कहा जाता है परिभ्रमण गति, और इसी गति के कारण दिन और रात बनते हैं। यानी अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा 24 घंटे में करती है, यानी इसलिए इसको हम कहते हैं दैनिक गति। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष का समय लेती है, इसलिए यह जो गति है सूर्य के चारों तरफ, इस गति को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है तो इसको परिक्रमण गति कहा जाता है। और इसको पूरा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। यानी यदि क्वेश्चन ये होता कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ की गति, तब हमारा आंसर होता परिक्रमण और वार्षिक। लेकिन प्रश्न हमें पूछा गया है अपनी अक्ष पर घूर्णन गति, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितनी तापजन्य निम्न वायुदाब पेटियां हैं।
यानी हमें पूछा है एक तो तापजन्य होनी चाहिए और दूसरा निम्न वायुदाब पेटी होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि पृथ्वी पे टोटल जो 7 पेटियां हैं उनमें से एक तो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है उसका निर्माण ताप के कारण होता है, साथ ही साथ दोनों ध्रुवों की तरफ जो ध्रुवीय पेटी है उसका निर्माण ताप के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशन में ध्रुवों पर जो पेटियां हैं वो तो होती है उच्च वायुदाब पेटियां, और विषुवत रेखा के नज़दीक यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पेटी होती है वो होती है निम्न वायुदाब पेटी। तो ताप के द्वारा ऐसी पेटी जो निम्न वायुदाब की है उनकी संख्या होगी 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी वायुदाब पेटी गतिजन्य नहीं है? तो अभी हमने देखा था एक तो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये दोनों की दोनों तापजन्य हैं। इसका मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये दोनों गतिजन्य हो जाएगी, यानी ये दोनों हो गई गतिजन्य और ये दोनों हो गई तापजन्य। हमें क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी गतिजन्य नहीं है, इसका मतलब जो तापजन्य है वही गतिजन्य होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? तो व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने और पछुआ पवने, इनको हम स्थायी पवने कहते हैं या भूमंडलीय पवने कहते हैं, सनातनी पवने कहते हैं, लेकिन सागरीय पवन जो है वो स्थायी पवन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा। तो मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताया था कि हमें सीधा सा ये याद रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा पूछी हमसे, तो ये हो जाएगी आपके पास ये, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? यानी हमें वह कथन देखना था जो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो हमें दे रखे हैं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान और दूसरी तरफ दे रखा है कि हमने उन प्रावधानों को किस देश से लिया है। तो पहला है मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, इसका मतलब ये सत्य है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द है, ये हमने लिए थे रूस की क्रांति से, तो ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा है मूल कर्तव्य, जो कि हमने रूस से लिए थे और ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा वयस्क मताधिकार की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका उल्लेख है। तो सामाजिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, नागरिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, पारित होकर, यानी ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो एक बार संशोधन हुआ है और वो संविधान संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन। अब आप लोगों को बताना है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में
कौन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए। फिर प्रस्तावना में संविधान के निर्माण होने की तिथि, यानी निर्माण होने की तिथि का कोई भी उल्लेख नहीं है। संविधान को अंगीकृत या लागू करने की तिथि का उल्लेख है जो कि 26 नवंबर 1949 है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट कथन है, प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान का शक्ति स्रोत भारत की जनता है। तो प्रस्तावना के पहले ही शब्द हम भारत के लोग जो ये इंडिकेट करते हैं कि भारतीय संविधान का शक्ति स्रोत भारत की जनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन पहचानना था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी संविधान सभा के बारे में हमें कुछ कथन दिए हुए थे। सबसे पहला कथन था, भारतीय संविधान सभा आंशिक मनोनीत व आंशिक निर्वाचित थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में सभी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान सभा में सभी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसमें एक तो सामान्य वर्ग के लिए, एक सिखों के लिए और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का प्रोविज़न था। तो ये हमारा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के फलस्वरूप हुआ। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सत्य कथन हमें पहचानना है। तो कथन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा, यानी अध्यक्ष को छोड़कर हमें बताने थे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में टोटल सदस्य थे 7। उसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। तो शेष सदस्यों की संख्या बचती है 6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सुमेलित करो। यानी एक तरफ हमें दे रखा था समिति का नाम और दूसरी तरफ दे रखा था कि उस समिति का अध्यक्ष कौन है। तो इसको यदि हम सुमेलित करें तो सबसे पहले था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जो है इसका हम लोगों ने देखा था कि अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और नियम समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन। तो इसमें जैसे 3 को अगर हम मिलाएंगे तो चौथा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। यानी ए जो है वो सुमेलित हो रहा है 3 से, बी जो है वो सुमेलित हो रहा है 4 से, सी जो है वो सुमेलित हो रहा है 2 से और डी जो है वो सुमेलित हो रहा है 1 से। यानी 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के संदर्भ में असत्य कथन है। यानी हमें देखना है कि कौन सा कथन मूल अधिकारों के संदर्भ में असत्य है। तो पहला है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये अवाद योग्य है, ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का प्रोविज़न है वो वाद योग्य या जिसको हम बोलते हैं न्याय योग्य है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और आपातकाल में इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है। तो इसमें था, एक तरफ मूल अधिकार दिए हुए थे और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड अनुच्छेद दिए हुए थे। तो पहला था अस्पृश्यता का अंत। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 17 में। अंतःकरण के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 25 में।
संवैधानिक उपचारों का उपबंध ये मिलता है अनुच्छेद 32 में, और विधि के समक्ष क्षमता इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 में। तो आंसर इसके ऑप्शन वैसे नहीं दिए हुए थे, लेकिन आंसर जो होगा इसका, यानी ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिए हुए थे, तो ऐसे में आंसर हो जाएगा इसका, पहले सुमेलित हो जाएगा आपका 3 नंबर से, दूसरा सुमेलित हो जाएगा आपका 2 से, तीसरा सुमेलित हो जाएगा आपका 4 से, और डी जो ऑप्शन है वो सुमेलित हो जाएगा 1 से, यानी 3 2 4 1 ऑप्शन जो था वो इसमें सही था। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का पूछा है तो सीधा सा आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 के जिसमें उल्लेख मिलता है मूल कर्तव्यों का, और भाग 5 जिसमें उल्लेख मिलता है संघ सरकार का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो पहला कथन है समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40, और काम के लिए मानवोचित दशाएं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में न होकर अनुच्छेद 42 में है। तो हमें असत्य कथन चूज करना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में असत्य कथन। तो पहला कथन है भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, यही कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में किसी भी प्रकार का मूल कर्तव्य नहीं था, इनको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, और जब जोड़े गए थे तो इनकी संख्या क्या थी। फिर अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या कथन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, तो ये भी रेडी कथन बिल्कुल सत्य है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में मिलता है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता पर किस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेख है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य कारणों से धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृति के संरक्षण के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। एक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19(च) में थी, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत डाल दिया गया, जो कि एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 19(च) और अनुच्छेद 31 से विलोपित कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका लोगों को उपयुक्त पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्योगों में बाल श्रम का निषेध किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 उद्योगों में बाल श्रम जो है उसका निषेध करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूल अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ये ज्योग्राफी से था।
इसमें था सुमेलित करना था। एक तरफ दर्रा दे रखा था, दूसरी तरफ राज्य दे रखा था। तो शिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल राज्य में स्थित है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में, बोमडिल्ला नागालैंड, इसमें नागालैंड ऑप्शन वैसे गलत दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश होगा। और जेलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य में था। यानी 3 ऑप्शन यदि आप मिलाते हो तो यहाँ नागालैंड की जगह अरुणाचल प्रदेश होगा, तो ये हो जाएगा आपका शिपकिला हिमाचल में, यानी 2। लिपुलेख जो था वो उत्तराखंड में था, यानी 4। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और झेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी ये सुमेलित हो जाएगा 3 से, यानी 2 4 1 3, यानी जिस ऑप्शन में ये है 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? यानी एक तरफ तो हमें तट का नाम दे रखा था और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड राज्य दे रखा था। तो कोंकण तट महाराष्ट्र में स्थित है, कोरोमंडल तट ये उड़ीसा में स्थित नहीं है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कोरोमंडल तट जो है वो उड़ीसा में स्थित नहीं है। फिर था मालाबार तट केरल और कर्नाटक, काठियावाड़ तट ये गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय में यदि हम लोग बात करें तो जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर एक तरफ आपको पर्वत का नाम दे रखा था, दूसरी तरफ उसकी चोटी का नाम दे रखा था, और हमें पूछा था कि इसको सुमेलित करो। तो इसको सुमेलित करेंगे तो सबसे पहले महादेव पर्वत, महादेव की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है धूपगढ़। विंध्याचल पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। नीलगिरी इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, और अन्नामलाई इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। यानी 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2। अगला प्रश्न था सुमेलित करो। यानी एक तरफ हमें स्थलाकृति दे रखी थी और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दे रखी थी, तो इसको यदि हम सुमेलित करेंगे तो पंजाब में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसको क्या कहा जाता है, तब आंसर होगा बेट। डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि इसको कहा जाता है बील, जिसमें कि जूट को धोने का कार्य किया जाता है। पंजाब में पाई जाने वाली प्राचीन जलोढ़ मृदा दया कहलाती है, और डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाने वाली उच्च भूमि चार कहलाती है। तो आंसर यदि हम देखें तो पहला सुमेलित हो जाएगा आपका 3 से, बे जो है वो सुमेलित हो जाएगा 1 से सुमेलित हो जाएगा 4 से, और डी या दे सुमेलित हो जाएगा आपका 2 से। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में, यानी यहाँ पर भी हिमालय की जगह ये होना चाहिए था कि उत्तरी भारत की निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, और जास्कर के बाद पीर पंजाल। अब इनका क्रम पूछा था हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो पीर पंजाल सबसे पहले हो जाएगी यानी 3, फिर जास्कर यानी 1, फिर लद्दाख यानी 4, और फिर काराकोरम यानी 2। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सुमेलित करो। एक तरफ नदी का नाम दे रखा था और दूसरी तरफ इससे रिलेटेड जो दोआब बन रहा है उसका नाम दे रखा था। तो इसको यदि हम देखें तो एक तरफ दे रखा है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब की यदि हम बात करें तो ये है व्यास और सतलज नदी के बीच, यानी बिस्त जो है वो सुमेलित हो जाएगा 4 से, बिस्त सुमेलित हो जाएगा 4 से। फिर चाज, इसका मतलब चनाब और झेलम, यानी ये सुमेलित हो जाएगा आपका 1 से। फिर है रचना,
यानी रावी और चेनाब, ये सुमेलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 से। और लास्ट बचा था आपका, एक बार लिख ही लेते हैं, बारी, यानी यहाँ बचा था हमारे पास बारी। बारी तो बारी, व्यास और रावी। सतलज बिस्त हमने देखा था व्यास और सतलज। चाज हमने देखा चेनाब और झेलम। और रचना हमने देखा रावी और चेनाब। यानी 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3 जिसमें ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न था असत्य कथन। उत्तर का विशाल मैदान भारत का सबसे नवीन भूभाग है, बिल्कुल सत्य। नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान बांगर कहलाते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा के जो मैदान हैं उनको कहा जाता है खादर। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बांगर कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान को। मध्य व निम्न गंगा का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेघालय का पठार मालदा अपभ्रंश द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये पहाड़ियाँ मेघालय के पठार पर स्थित है, और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भूभाग? तो आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। और विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है? तब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी। फिर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चनों की यदि हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन था ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन था सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा घोड़ा। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा जो है राजस्थान का, उससे मिले हैं हमें किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य। अगला प्रश्न था वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? यानी हमें लोकप्रिय शासन प्रणाली बतानी थी, तो वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न था प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न में दिया हुआ था निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों को सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। यानी हमें इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले राजगृह के बाद आपकी हुई थी वैशाली, फिर हुई थी पाटलिपुत्र, और लास्ट हुई थी कुंडलवन। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? यानी पैगन वंश जो है उसका आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त युग के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हिंदू राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भृगुवंश। अगला प्रश्न, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा वस्त्र उत्पादन से। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शीताध्यक्ष,
ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सीताध्यक्ष का संबंध किससे है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमें वो कथन बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो उत्तरापद तक्षशिला ये सत्य है। दूसरा था दक्षिणापद पाटलिपुत्र, ये गलत हो जाएगा। और अवंती उज्जैनी सही, कलिंग तोसली ये भी कथन सही, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, यानी गुप्त काल के समय सुदूर पश्चिम में कौन सा व्यापारिक केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा रतनपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से एक संगीतज्ञ जो माना जाता है, संगीतमय जो माना जाता है वो कौन सा वेद है, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, यानी किस सन में हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज हुई, तो आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, तो आंसर हो जाएगा अस्मक। और हिंदुमल पर्वतमाला के सुदूर उत्तर में स्थित जनपद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंबोज, ऑप्शन नंबर डी। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में लड़ा गया, तो 111वें का आंसर हो जाएगा आपका 8वें वर्ष में। 112वां प्रश्न था, 100 युद्धों का विजेता की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक, 100 युद्धों का विजेता की उपाधि से प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट प्रश्न था, गलत कथन को छांटिए, यानी हमें गलत कथन को चूज करना था। तो घोड़े का जबड़ा मोहनजोदड़ो, घोड़े की अस्थियाँ, सुरकोटदा, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म और अनेकांतवाद बौद्ध धर्म, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अनेकांतवाद जैन धर्म से रिलेटेड था। फिर लास्ट क्वेश्चन था, सही कथन छांटिए। जुते हुए खेत लोथल, ये गलत हो जाएगा। बाजरा का अवशेष गुजरात, ये भी गलत। नहरों का अवशेष पाकिस्तान, ये भी गलत कथन हो जाएगा। और सूती कपड़ा लोथल, ये आपका बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएसटी में पूछे गए 60 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आप लोगों को जानकारी प्रदान की गई है वो आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।